हेलो दोस्तों, सॉरी वो थोड़ा सा ग्लिच आ गया, मुझसे ही गलती से टच हो गया और वीडियो ही बंद हो गया। तो ये दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अगर मैं देखता हूँ ये शायद ये वीडियो मुझे अलग अलग डालना पड़ेगा। अगर कंबाइन हो गया तो ठीक है, क्योंकि कट गया और वो वाला सेव हो गया ऑटोमेटिक। देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो हम समझ रहे थे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता है इधर मैंने बोला था इधर प्रोडक्ट के नंबर्स को काउंट कर लो, कितने ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स हैं, और फिर रिएक्टेंट्स के काउंट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के काउंट करते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट और हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है एलिमेंट्स में। तो हमें पता है अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन इधर है। तो यानी कि हमें 4 चाहिए। तो मैं अगर सिंपल सी बात करूँ, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ, मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, 2H2, यानी कि हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया और इधर तो चलो 4 है। अब हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा कितना है इधर, O3 3 एंड 2 5। इधर देखें तो 3 2 6 1 7 है, सॉरी 8, 2 इसका भी मल्टीप्लाई हुआ 8 है। फिर से करते हैं, ऑक्सीजन 3 एंड 3 2 5 ऑक्सीजन इस साइड है। इधर देखें तो 3 2 जा 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन इधर है। और हमारे पास इस साइड कितनी है 5 और इस साइड हमारी कितनी है 8। अब बताओ कैसे बैलेंस करा जा सकता है, 3 एंड 2 5। यानी कि अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 2 से, क्योंकि इधर तो हमारे पास 2 है, इधर तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ही, 3 इधर है, 3 2 5 है और यहाँ पर हमारी कितनी है 3 2 6 और ये 2 8। अगर मैं यहाँ पर 2 से कर देता हूँ, अब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई 3 2 6 और 6 2, ये मेरी कितनी हो गई 8 ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बाकी देखते हैं, हमारे पास कैल्शियम 1 ही है, इस साइड भी 1 है। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इस 2 को देखेंगे तो ये भी हमारा 2 नाइट्रोजन भी हो गया। तो ऐसे हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। तो यानी हम देखें तो यानी कि यहाँ पर 2 से कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से हो जाएगा। ये हमारी होती है बैलेंस रिएक्शन। एक एक चीज़ को देखते हैं, उसको बैलेंस करते जाते हैं। मैंने अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि हम जब एग्जाम में करते हैं तो हमसे तरीका पूछेगा, 3-4 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ कैसे एक्सप्लेन करना। तो करना नहीं, डायरेक्टली हम कभी भी रिएक्शन लिखते हैं तो ऐसे ही चेक करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। तो इसमें क्या करना है, NaOH है, H2 है, सॉरी यहाँ पर एरो होगी, Na2SO4 है प्लस H2O है। हमारा Na यहाँ पर 1 है, इधर 2 है। चलो, हाइड्रोजन 1 2 3 और यहाँ पर 2 सिर्फ 2 है, S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम बात करें, हाँ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इधर 415 है और इधर 415 है, सब कुछ बैलेंस है। नाइट्रोजन में हमें दिक्कत है, सॉरी सोडियम में हमें दिक्कत है। तो अगर हम सोडियम में देखें तो कितने सोडियम है हमारे, इधर हमारा 1 है, इधर हमारा 2 है, इधर हमारा 1 है, इधर हमारा 2 है। तो यानी कि इधर हम 2 से कर दें तो हमारा 2Na हो गया, 2Na हो गया। अब ऑक्सीजन हमारी 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गया और इधर हम बात करें तो Na तो चलो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन हम देखते हैं हमारा कितना है, ऑक्सीजन 2 4 2 6 4 2 6। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 2 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया हमारा, हाइड्रोजन 4 हो गया, हमने देख लिया। सोडियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज आया है। तो ऑक्सीजन अब हमारी 2 4 2 6 2 4 2 6 बैलेंस, तो हमारी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो ऐसे करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बैलेंस कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे सॉल्व करना, क्वेश्चन को नहीं आएगा तो फिर से बताना। अब यहाँ पर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करनी है, तुम्हें फिर से बताना है कौन सा बैलेंस्ड होगा कौन सा अनबैलेंस्ड होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेड नाइट्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखना, लेड के लिए हम Pb का यूज करते हैं, नाइट्रेट के लिए NO3 का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए Cl, एल्यूमिनियम के लिए Al, नाइट्रेट के लिए NO3,
लेड के लिए हमारा होता है Pb, क्लोराइड के लिए होता है Cl। मैंने सब कुछ बोल दिया। इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन खुद से बनाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आने वाला है। फिर तुम्हें ये जो A लिखा है यानी कि लेड नाइट्रेट के आगे A लिखना, जैसे लेड नाइट्रेट में PbNO3 चलो बोलूँ अगर, तो उसके सामने A है, तो A में मतलब जो तो उसके कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर होंगे वो क्या होंगे वो तुम्हें बताने हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन सेम है, ऐसे तुम्हें बताना है ए की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, बी की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो तुम्हें ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी, तो सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की अब बात करते हैं। तो द वेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, वेट जो होता है प्रोडक्ट और उसका मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल वेट्स ऑफ प्रोडक्ट, हमें पता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस दैट आर टेकिंग पार्ट इनटू द फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में सब्सटेंस फॉर्म ले रहे हैं उसके बारे में बताता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में बताता है। आर आइदर टेकिंग पार्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। इन द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैलेंसी एज वेल। वैलेंसी की भी पता लगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अब लिमिटेशंस की बात करें, केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, तो हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन से क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या है। इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। हमें ये नहीं पता होता कि जो भी रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है, वो कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अगली चीज़, वी डज नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसनट्रेशन, हमें इनके बारे में भी नहीं पता होता। इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताता है कि कितनी तेज़ से हो रही है, कितना टाइम लगेगा। वी डज नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। द इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम पे हमें नहीं पता होता, बाद में पता चलता है कि क्या हुआ है, उस टाइम नहीं पता चलता। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड इन्फॉर्मेशन इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डज नॉट ऑब्टेन। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिमिटेशंस है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब थोड़े से रिएक्शंस आएंगे जो कि तुम लोगों को याद करेंगे, बच्चा लोग करने पड़ेंगे, तो ठीक है याद कर लेना। वैसे भी याद करने में तो तुम माहिर हो, मतलब हमेशा जैसे उसे याद करते रहते हो, 2-4 रिएक्शन भी याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी एंड रेडॉक्स रिएक्शन, इतने रिएक्शन की बात करनी है। चलो देर ना करते हुए बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं, मिल जाएं, यानी कि दो चीज़ें होंगी वो आपस में मिल जाएंगी, तब बनेगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So those chemical reaction which involve the combination of two or more substance आपस में combine हो जाएंगे to form a single new substance और called combination reaction। जैसे एग्जांपल A है कोई substance और B है और ये combine होकर के बना लेते हैं AB, ये हमारा हो जाता है combination reaction। यानी कि इसमें combination of elements, एलिमेंट का हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड यानी कि जैसे H2O एक कंपाउंड होता है, एलिमेंट जैसे कि Cu एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कंबाइन हो सकता है, एलिमेंट भी कंपाउंड मतलब कंबाइन हो सकते हैं, और कंपाउंड तो हो ही सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो मैंने बता दिया जैसा कि जैसे A+B है, A भी बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज टू एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे Na एक एलिमेंट है, Cl भी, ये दोनों क्या है हमारे एलिमेंट है, और ये कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं NaCl। NaCl एक कॉमन सॉल्ट जो होता है, तो ये चीज़ बना रहे हैं, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन ऑफ एलिमेंट विद कंपाउंड की बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, अब जैसे देखो ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन तो एलिमेंट है हमें पता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कंपाउंड है, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर के भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, तो ये कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड और एलिमेंट आपस में मिलकर SO3 बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद कंपाउंड। आगे बढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड, तो कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर देखें तो इट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड कंबाइंस विद अनदर कंपाउंड। इसमें हम देखें तो
एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक हमारा क्या है, कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, और ये आपस में मिलते हैं और CaOH होल ट्वाइस बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताओ इसमें से कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो KClO3 KCl ऑक्सीजन बना रहा है, MgO वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, MgOH का होल ट्वाइस बना रहा है, 4Al3O2 है, 2Al2O3 बना रहा है एंड ZnFeS4। तो इसमें देखो कॉम्बिनेशन इसमें और इसमें दिख रहा है, तो हमारा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, A फॉर एप्पल। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे क्या क्या क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन डालें। और सब्सटेंस X which is an oxide of group 2 element is used intensively in the cement industry। सब्सटेंस X है, एक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप का 2 एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो, बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। बोन में बताओ क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि क्या बनाता है, बेस, यानी कि क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। आइडेंटिफाई X एंड आल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन। तो बस यही चीज़ है। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक इक्वेशन तुम्हें बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड, जहाँ तुम्हें एनर्जी दी जाती है हीट के थ्रू, वो लाइट के भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, HW सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर। ये मैंने टेस्ट लिया था अभी अपनी कोचिंग में स्टूडेंट्स का, और ये क्वेश्चन मैंने डाला था उनको, तो कुछ बच्चों ने करा भी था, तो आप लोग भी ट्राई करना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का होता है तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हैं, ये भी सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब थ्योरी समझाता हूँ, थ्योरी अच्छे से समझो, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, उससे क्या होता है चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इंटरनलाइज होती हैं। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप लोग क्या करोगे, एक नोट बना लोगे, एक तरीके का पूरा फर्रा तो बन जाएगा तुम्हारे पास, बट एट द एंड तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं रहेगी, तुम अगले ही दिन भूल जाओगे। सो इसीलिए मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूँ, टाइम देता हूँ। अब आप हमारे सामने तो बैठे नहीं हो कि मैं क्वेश्चन दे दूँ, आप करके दिखाओ, मैं इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में डालें, मैं देखूंगा खुद और उसको बताऊंगा। नहीं आ रहा है बोल देना कि सर क्वेश्चंस करवा दो, मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा। बट एक रिक्वेस्ट है, खुद से ट्राई करो। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि इसका इफेक्ट अपने दिमाग में बहुत पड़ता है जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि थ्योरी कितनी भी हम पढ़ लें, जब तक उसको अप्लाई खुद से करना नहीं सीखते हैं वो चीज़ हमें नहीं आती है। तो मेरा एम्फेसाइज इस पर बहुत ज़्यादा रहता है कि तुम खुद से क्वेश्चंस करो। थ्योरी में समझा रहा हूँ, पढ़ो, अभी तक बहुत चीज़ें पढ़ भी रखी हैं, तो उस चीज़ को करो और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ना आए तो पूछो, हमेशा अवेलेबल हो। तो ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मेरी PPT में है तो ऑब्वियस सी बात है मैं करवाऊँगा, बट खुद से ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन अभी पीछे करके आए हो, करो। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें कंबाइन हो रही थी, मिल रही थी आपस में। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि अलग होना है। पहले तो कंबाइन हुए यार, ये केमिस्ट्री भी ना अपनी कहानी याद दिलाती है, पहले कंबाइन कराया अब अलग करा रही है। ठीक है, कोई नहीं, हमें तो आदत पड़ गई है, करते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यानी कि बेसिकली दो चीज़ें थीं, अब दो अलग हो रही हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द कन्वर्जन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल जैसे देखो बता रहा हूँ मैं कहानी, कोई चीज़ क्या है आपस में जुड़ी हुई है, कंबाइन हो रखी है। जैसे मैंने बोला A है प्लस B है और ये AB है,
जैसे मैं बात करूँ Ca+ ऑक्सीजन है, CO2 है। देखो मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम लोग बैलेंस करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो C है, O2 है, CO2 हमने लिख दिया। CO2 देखो आपस में मिल गए हैं, कंबाइन हो रखे हैं। अब भाई किसी बंदे में चुल मचे कि भाई मुझे CO2 को अलग अलग करना है, इसे हटाना है, अब क्या करोगे? यानी कि कुछ तो बीच में करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों अलग होंगे। यानी कि लड़ाई करवाने वाला कोई होगा तभी हटेंगे। तो वही लड़ाई कराने के लिए हम इसमें किसी चीज़ को लेकर के आते हैं, चाहे थर्मल यानी कि हीट लेकर के आएंगे। हीट क्या करेगा? इन दोनों के बीच में कुछ करेगा जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि या तो हम करंट फ्लो कराएंगे, या फोटोलिटिक या जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसके थ्रू। यानी कि बीच में देखो तीसरी चीज़ आती है तभी कुछ होता है। सो बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा मत करना। चलो आगे चलते हैं। सो टॉपिक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज इनिशिएटेड बाय थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से यूज होती है। जैसे देखो CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने हीट दिया, CaO और CO2 में अलग हो गया। देखो बेचारे एकदम कंबाइन होकर के थे, बीच में हीट आई इनके, हीट ने क्या करा? कुछ तो करा इनके बीच में, और CaO और CO2 अलग हो गए। ये हमारा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? बीच में करंट फ्लो करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। जैसे देखो H2O वाटर है, इसमें करंट फ्लो कराए अपने आयंस में, H2 पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव में टूट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ थ्योरी पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि हमारी लाइट यानी कि सनलाइट। तो ओजोन है, यहाँ पर HV यानी कि सनलाइट पड़ती है और ओजोन ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और ये ऑक्सीजन है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम देखें तो राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें एनर्जी सप्लाइड करी जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बताना है क्यों इसे हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और सबके लिए क्वेश्चन रिएक्शन भी लिखनी है, तो बहुत ईजी, फिर से हलवा क्वेश्चन है। तो इतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हो तो मैंने एक हलवा दे दिया है, खाओ और आगे बढ़ो। सारे NCERT क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगला क्वेश्चन अभी पीछे मैंने कराया था। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो द मोल ऑफ रेशियो हाइड्रोजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, अभी पीछे बताया था, सेम क्वेश्चन। आगे चलो, ये सारे फिर से रिएक्शंस हैं, देखो पहचानो, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो। आगे चलो, ये भी सॉल्व करो। अब डिकम्पोजिशन तुम्हें पता है क्या होता है, दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। जिसमें देखो किस में लग रहा है, वो चीज़ कहाँ पे दिखाई दे रही है, और करते रहो। इसमें तुम्हें मैच करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जैसे हमारे पास रिएक्टिव सीरीज होती है, रिएक्टिविटी यानी कि मेटल्स की सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है। जो हाई रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव सब्सटेंस को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब वही चीज़ जो भाई लो होगा ना उसको अलग ही करा जाएगा, वो चाहे साइंस हो चाहे हमारी ज़िंदगी हो। जो स्ट्रॉन्ग होगा वीक को क्या करता है, हटा ही देता है। इसीलिए डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी थी, और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर जगह लगता है। सो हमारे यहाँ लाइट चली गई है वीडियो बनाते हुए, चलो आ भी गई। तुम लोग लकी हो, मतलब आज चैप्टर ख़त्म होना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैंने बोला रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होगा लो रिएक्टिव मेटल को अलग कर देगी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें पता है यहाँ पर A है और B है, A हमारा और ये C के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी क्या हो जाएगा, हमारा C हाई रिएक्टिव है, इसने A को अलग करा और C के साथ आ गया। तो देखो
अगर हम बात करें रिएक्टिव सीरीज की, अब इसके बहुत लोग मतलब न्यूमोनिक्स बना के याद करते हैं, तो आपको जैसा लगे लर्न कर लेना। वैसे मैं ज़्यादा न्यूमोनिक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि और क्यों नहीं करता हूँ मैं रीज़न बता रहा हूँ। जैसे एक तो सारे मेटल्स याद करो, उसके बाद न्यूमोनिक्स अलग से याद करो, फिर उनका मतलब भी लर्न करो। इससे अच्छा मेरा मानना होता है कि एक बार हम इसी को पढ़ लेते हैं और वो याद हो जाए, अपनी मेमोरी पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए। बाकी जिसको जैसे हो रहा है कर लेना। तो अगर हम देखें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस होता है इसीलिए बॉक्स में है, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये हमारी सारी मेटल्स हैं। और हमें पता है जो भी ऊपर होती हैं हाईली रिएक्टिव होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम की बात करें हाईली रिएक्टिव है, और हम नीचे बात करें तो हमारी गोल्ड हो गई लीस्ट रिएक्टिव में आती हैं ये सारी। ठीक है, तो यानी कि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें व्हेन एन आयन और एलिमेंट मूव्स आउट ऑफ अ कंपाउंड, वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द अदर इन कंपाउंड, यानी दूसरे को रिप्लेस कर देता है। सिंपल सी बात समझो, जो हाईली रिएक्टिव होगा लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, बस इतना समझना है इसमें। तो ये होती है हमारी रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, Cl2 है हमारा और NaBr है, Cl2 है एंड NaBr। अब अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, अब अगर हम देखें Br है एंड Cl है, अब Na क्या करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा किसके साथ, Cl के साथ। तो Na Cl मतलब Br को डिस्प्लेस कर देगा और Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बन गया और Br2 बन गया। ये हमारी होती है रिएक्शन। आगे अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की देखें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की होना क्या होता है, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, यानी कि इन दोनों ने कहा भाई कि चलो हम क्या करते हैं, कुछ दिन इंटरचेंज करके देखते हैं। तो जो तेरे पास है, जैसे सपोज करो, मतलब दोस्तों में बहुत चलता रहता है भाई, किसी के पास GT है, किसी के पास हंटर है, तो उन्होंने बोला कि भाई चलो कुछ दिन मुझे GT चलानी है, तो उन्होंने बोला कुछ दिन मुझे हंटर चलानी है, और आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड इज एक्सचेंज्ड एंड मेक्स टू न्यू कंपोनेंट्स, दो नए कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो आयन होता है ना, एक का नेगेटिव पॉजिटिव आयन चेंज होकर के दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ये चीज़ होती है। जैसे देखो Ba2 पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव, 2Na पॉजिटिव, SO2 नेगेटिव है। अब इसमें तुम्हारा क्या हो गया, BaSO4 बन गया, NaCl बन गया, ऐसे करके क्या हो गया, अलग हो गया। समझ आया, यानी कि BaCl के साथ था, Na2SO4 के साथ था, और इसे अलग होकर के BaSO4 गया और NaCl बन गया। इतना एक, और यहाँ पर क्या क्या था, ये साथ में था, ये साथ में था, तो ऐसे समझ सकते हो। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो हम टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की देखें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन वाला चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, तो कभी एसिड और बेस के बीच होता है तो हमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसको हम ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे NaOH है, HCl है। अब इसमें क्या हुआ, Na चला जाएगा Cl के साथ और OH जुड़ जाएगा H के साथ, देखो NaCl बन गया और H2O बन गया। समझ में आया, ये चीज़ होती है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और एक ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि एसिड बेसिस सॉल्ट में हम पढ़ते हैं। अब देखो ये रिएक्शंस क्या है, हमें लर्न ही करनी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो मैं समझा रहा हूँ और थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन रिविजन क्लास है, उतना ज़्यादा मतलब वो है नहीं। तो वैसे चीज़ें मैं समझा ही रहा हूँ, तो रिएक्शंस लर्न करना, बाकी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हो, या फिर कमेंट में आप सजेशन ज़रूर देना। अगर इस क्लास में अच्छी रीच आ गई तो मैं नेक्स्ट क्लासेस लाइव लेने लग जाऊँगा और जिससे आप लोगों से कन्वर्सेशन भी होती रहेगी। अब अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन विच विल इन्वॉल्व डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द रेसिड्यू। एक मतलब जब प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड होता है, एक रेसिड्यू बनाता है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सपोज करो दो रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई सॉलिड बनेगा तो कुछ रेसिड्यू बच जाएगा, जो रेसिड्यू बचेगा वो हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। एज इन दिस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयन्स विल टेक प्लेस इनटू टू कंपाउंड। जैसे देखो Ag है, 2HCl है। अब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ये हमारा बन गया
और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस दूसरी बन गई। तो हैविंग अ डिफरेंट सॉल्ट्स आर कंबाइंड एंड विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये क्या बन गया हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया, यही हमारा प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हो गया। अच्छा इसमें हमें देखना होता है कलर भी चेंज होता है, तो कौन सा वाइट कलर का होता है, कौन सा किस कलर का होता है, ये भी देखना होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फार्मूला है, तो द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, देखो Fe था और Al था, तो Al किसके साथ आ गया, इसके साथ, और Fe अलग हो गया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो बेसिकली सिर्फ डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वियस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब पोटेशियम के लिए के का यूज करते हैं, आयोडाइड के लिए एक आई का यूज करते हैं, चलो अब सोचना। एंड एक्वस लेड नाइट्रेट PbNO3 येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड बनता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इन लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट की जगह क्या चीज़ रखी जा सकती है। चलो ये क्वेश्चन करके लाना, क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन खुद से ढूंढो करो। उससे क्या होता है, जब खुद से क्वेश्चन ढूंढते हो हमारा माइंड एक्टिव होता है और वो चीज़ फिर याद रह जाती है, या कोई चीज़ गलत कर दो ना और दोबारा जब पढ़ो तो वो चीज़ याद रह जाती है। अभी मैं आंसर दे दूंगा आप कर लोगे हाँ ये आंसर होता है, लेकिन वही चीज़ आपका मतलब होगा कि वीडियो देखते जा रहे हो एकदम शांति से बैठे हो, और अभी तो ठंडी का मौसम है, एकदम रजाई में बैठे होगे और रजाई में बढ़िया चाय कॉफ़ी लेकर के वीडियो देख रहे हो, तो मूवी थोड़ी चल रही है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करो। आपको भले लगे कि ये तो मैं PPT देख के पढ़ा दे रहा हूँ, कुछ भी है, कुछ भी हो, मैं क्वेश्चन तो तुम्हें खुद से ही करने हैं। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसीलिए मैंने यहाँ आंसर भी नहीं लिखा है, मैं चाहता तो आंसर भी लिख देता, नहीं करा है क्योंकि तुम लोग वीडियो देख रहे हो, मैं सामने से करवा नहीं सकता, तो मेरा मतलब अगर वीडियो देखो तो कुछ तो अपने साथ लेकर के जाओ, नहीं तो कोई मतलब है ही नहीं। तो हमारा हो गया ये। अब बात करते हैं रिडक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी एक्सचेंज, रिएक्शन बेस्ड ऑन अपॉन एनर्जी रिएक्शन एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज में कौन सी रिएक्शन होती है, तो हमें पता है कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो हमें एनर्जी देती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम एनर्जी दे करके करवाते हैं। जैसे अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब देखा था, उसमें किसकी बात करी थी कि भाई हम एनर्जी दे रहे थे, हम एनर्जी दे रहे थे मतलब रिएक्शन एनर्जी ले रहा था, जब रिएक्शन हो रहा था, और जब एनर्जी रिएक्शन ले रहा तो क्या हो गया, एनर्जी तुम दे रहे हो, रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो चीज़ क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, जैसे CaO और H2O के साथ रिएक्शन कराया था, CaOH वोल्ट आइस बना था और उसने हीट रिलीज करा था, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो, तो टॉपिक रिएक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी एक्सचेंज, एंडोथर्मिक रिएक्शन बात करें तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। जैसे मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट देते हैं और वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एग्जाम जैसे इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट से उसको एनर्जी दोगे तब प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे N2O2 हीट दी तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, सो द केमिकल रिएक्शन कैन बी डिपिक्टेड एज दिस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, हीट देती है। अब इसके भी क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करना क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। और इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो मुझे पता है एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, गारंटीड। तो ईमानदारी से क्वेश्चंस करो, क्योंकि मुझे भी पता है कि 1 साल से तुम लोग स्कूल में पढ़ ही रहे हो, तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर मैं सब कुछ बताने लग गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ाने का। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब होती है जहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो जाए, और हाइड्रोजन का नंबर डिक्रीज हो जाए, मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाए, कुछ भी ऐसा हो रहा है, चाहे हाइड्रोजन का नंबर कम चाहे ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग फॉलोइंग डेफिनेशंस। जैसे देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, यानी कि उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी,
एडिशन हो जाएगा। दूसरा, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। जैसे देखो, तो पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन अगर एड हो, जैसे सी था, O2 था, CO2, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था बट ऑक्सीजन इसके पास चला गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पहले कुछ भी नहीं थे, अब यहाँ पर 2 हैं। Mg सेम MgO हो गया, P4 सेम, मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं थी बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन कम हो जाए, जैसे यहाँ पर H2S था लेकिन यहाँ पर H2 अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया, यानी कि सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का, क्योंकि इसके साथ से हाइड्रोजन हट गया। समझ आया, मतलब जिसका हाइड्रोजन कम हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, या जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक, ये चीज़ होती है। सो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच substance combined with oxygen or an electronegative element or loses hydrogen or an electropositive element। तो ये चीज़, जैसे देखो हम बात करें फॉर HCl MnO2 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, HCl था, यहाँ पर बन रहा है MnCl। यहाँ पर Cl देखो, हाइड्रोजन इसका हटा, जब हाइड्रोजन हटा तो इसमें क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन Cl का हट गया। यहाँ पर अब देखो MnO2 था, 2H2O Cl बन गया। तो चलो समझ में आया ये चीज़, यानी कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl, तो HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। HCl क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन था और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर हट चुका है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। आगे देखें, H2S एंड ऑक्सीजन H2O। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा है, अभी पीछे मैंने समझाया था, सल्फर देखो, सल्फर के साथ था ना, सल्फर के साथ से हाइड्रोजन हट गया। अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन सेम चीज़, जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाए और हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाए, ये मतलब और दोनों एक साथ नहीं होगी, या तो ऑक्सीजन कम होगा हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो रिडक्शन बोलेंगे। जैसे H2S था, H2S हो गया, Cl2 H2S5 था, 2HCl हो गया प्रोसेस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हमारा रिडक्शन होता है। जैसे देयर इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन H2O + C, तो यानी कि जब रिएक्शन हुई, ये PPT लोग कैसे बनाते हैं, मतलब उससे बात करनी पड़ेगी कि मतलब PPT बनाने के बाद उसने क्या गलती कर दी, साला एरो के ऊपर लिख दिया है। तो H2O + C, तो CO हो गया प्लस H2 हो गया, ZNO + H2। अब यहाँ पर भी देखो ZNO + H2, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ZN + H2O। तो यहाँ पर देखो क्या था, ऑक्सीजन ZN के पास थी, यहाँ पर आओ देखो कम हो गई, तो जब कम हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया है, तो ये भी रिड्यूस हो गया। तो दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखो, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, नोट है। सो द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और सब्सटेंस फॉर्म विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जिससे या तो हाइड्रोजन कम हुआ है या ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ है, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। The substance from which oxygen is removed, substance to which hydrogen is added is said to be reduced। सेम चीज़, जहाँ पर ऑक्सीजन हटी है और हाइड्रोजन ऐड हुआ है और रिड्यूस्ड है। The substance which gets oxidized acts as a reducing agent। हाँ, और जो सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे HCl था, MnO2 था, ये तो अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम HCl, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जब एडअप हो जाता है तो वो चीज़ तुम्हारी, जैसे ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है ऐसा, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है, तभी तो चीज़ होगी ना। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, RE फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि जहाँ पर दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक अगर देखें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ लेते हैं, इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें, PbO, यहाँ पर एरो लगेगी, PbS ये सॉलिड है, ये S जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी होती हैं इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, Pb + CO2। अब यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन हटी है, ये हुआ है रिड्यूस्ड, और यहाँ पर C क्या था तुम्हारा, इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई है, तो ये हुआ तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड। तो नहीं, जब ये ऑक्सीडाइज्ड है इसके लिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो भी पीछे मैं समझा रहा था अब चीज़ जो क्लियर हुई होगी। यहाँ C के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर PbO रिड्यूस्ड हुआ है बट ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है। अब समझ में आया, इसके लिए ऑक्सीडेशन काम हो रहा है ना इसके थ्रू, इसीलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसकी वजह से, कार्बन की वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइज्ड तो तुम्हारा CO2 हुआ है बट ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आई होप अब चीज़ क्लियर हुई होगी जो पीछे मैंने बोला था। तो ये चीज़ हमारा है, तो यानी कि इसमें तुम्हें बताना है कौन सा रिएक्शन, मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, टिक कर लेना अपने एंड पे। बढ़ते हैं आगे, लेक्चर बड़ा हो रहा है बट कोई बात नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन ये भी सॉल्व करना है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो हमने पीछे तो भी बात कर ही ली। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ राइज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने देखा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर डिक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसी एटम की, किसी आयन की, या स्पेसिफिक एटम इन मॉलिक्यूल इज रिफर टू एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो वैसे ये चीज़ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बोर्ड में नहीं आता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ, उतना समझाने के डीप नहीं जा रहा हूँ। जब कभी भी फाउंडेशन पढ़ाऊँगा तब उसमें ये चीज़ होती है, क्योंकि पूरी NCERT देखो उसमें है नहीं, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट देख लो। तो आयन रिडक्शन क्या होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ड्रॉप हो जाए, या इंक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन हो जाए, तब रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर ये चीज़ तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ बोर्ड का करवा रहा हूँ, ये स्किप करेंगे, नहीं है तुम्हारे बोर्ड का। तो ये चीज़ मत बोलना क्यों मैंने छोड़ दिया, कि जब हम बेसिक पढ़ेंगे फाउंडेशन, अगर IIT नीट की प्रेप करनी होगी वहाँ पर ये चीज़ करेंगे, नहीं है। ये वाली स्लाइड भी मैंने इसलिए डीप नहीं समझाई है, तो ये भी तुम स्किप कर दो, छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स इन डेली लाइफ। हाँ, ये हम देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कोरोजन हमने देखा है एंड रेंसिडिटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो देखो, कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखो, कोरोजन होता है जब मेटल की क्वालिटी ना डिटेरियोरेट होने लग जाए, खराब होने लग जाए, उसे बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंस इन देयर इन्वायरमेंट एंड अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि मेटल रिएक्ट करते हैं किसी सब्सटेंस से और इन्वायरमेंट के साथ आके उसमें क्या होता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, वीकेंस एंड डिटेरियोरेट्स, यानी कि क्वालिटी को वीक कर देता है, ख़राब कर देता है किसी भी मेटल के टाइम के साथ। इस चीज़ को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, हमने देखा है। कॉपर के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, हाँ, बट वो लेयर जब बन जाती है तो एक टाइम के बाद कोरोजन नहीं होता है, हेल्प करता है, आगे वो समझेंगे। So do all metal corrodes? The metal plates higher in the reactivity series such as iron, zinc, etc. get corrodes very easily. ये बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि इनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्शन जल्दी कर लेती हैं। हमें पता है कि जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होती है वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेती है, और सोचो यानी कि वाटर उस पर पड़ेगा या फिर मॉइस्चर होगा, वो रिएक्ट कर जाएगी, तो इसीलिए कोरोजन ज़्यादा होगा जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन सब में। So and metals placed in lower in the reactivity series, look gold, platinum and palladium do not corrode। इसलिए जो गोल्ड हम यूज करते हैं एज ज्वेलरी और वैसे हमेशा चमकता रहता है, शाइन करता रहता है। So the explanation lies in the fact that corrosion involves the oxidation of metal। So effect of redox in daily life अगर हम देखें तो एक तो कोरोजन हमने देख लिया, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, एक्सपोजर ऑफ द मेटल टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, SO3 एट्सेट्रा। तो यानी कि एयर कंटेनिंग गैसेज जो होती हैं उसमें एक्सपोजर कैसा है किसी मेटल का, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दूसरा एक्सपोजर ऑफ मेटल टू मॉइस्चर, जैसे हमने देखा है कि कभी भी अगर हमारे उसमें क्या होता है, कोई आयरन होता है जब उसमें रस्टिंग होती है तो मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट करता है, तभी होता है।
प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल इनिशियल टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन कोरोजन, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा कोरोजन इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, ये सारी चीज़ें। प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द एटमॉस्फेयर, सारी थ्योरी है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स इन डेली लाइफ देखें तो मैंने अभी क्या बताया कि आयरन है मॉइस्चर के साथ साथ, यानी कि वाटर मॉइस्चर है और इसमें एयर 3/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो ये Fe2O3 इंटू XH2O बन जाता है, जिसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि रस्ट होती है। दूसरा Cu होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कम उसमें आता है, तो ये CuCO3 इंटू COH होल ट्वाइस बनाता है, जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है ग्रीन कलर की होती है। तो ये सारी कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। दूसरा हमने देखा है कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का वो लेयर बन जाती है, तो Ag सिल्वर हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एयर से, फिर सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का बन जाता है। तो ये हमारे क्या है डेली लाइफ के कोरोजन है। इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ क्या होता है, तो ये चीज़ तुम पढ़ोगे हो जाएगा। तो ये क्लास में रिवीजन ही करवा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो स्पीड ज़्यादा हो कुछ भी हो वो मत समझना कि सर ने तो खींच के ख़त्म कर दिया, मतलब ये चीज़ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अब तक स्कूल में प्री बोर्ड 1 दे दिया है, तो पढ़ाई तो कर ही ली है, यहाँ बस चीज़ों को रिकॉल करवाना है, याद करवाना है, बाकी प्रैक्टिस की चीज़ है। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स बूस्ट होंगे, तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर के प्लस जो आ सकता हूँ मैंने लिख दिए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो। थ्योरी सारी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का और करते रहो, नोट डाउन कर लो जैसा भी लगे। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड में कि, और चीज़ें इतना तेज़ भी नहीं है, समझ में आ जाएंगी। बाकी जो नहीं आया कमेंट सेक्शन में करो, वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। अब इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ अगर देखें तो अगर हम देखें प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से बचा कैसे जाए, तो रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं बताओ जल्दी से। तो हम कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर पेंट की, ठीक है, यानी कि जिससे क्या होगा फिर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहेगा। उसके ऊपर पॉलीथीन की लेयर लगा देते हैं लोग, जिससे ऑक्सीजन ना जा पाए, ऑक्सीजन जब नहीं जाएगी तो रिएक्शन नहीं होगा, तो यानी एक फिजिकल बैरियर बन जाता है। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है, पेंट हो जाता है। गैल्वेनाइजिंग हमें पता है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर कर दो, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ करा जाता है। टॉपिक इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स इन डेली लाइफ में दूसरा क्या है, एलॉइंग। एलॉय का मतलब क्या होता है, हम कोई मेटल या नॉन मेटल किसी के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे आयरन कैन बी अलॉयड विद अदर मेटल्स, तो इससे रेसिस्टेंस टू रस्ट बढ़ जाता है। जैसे वेल नोन एग्जांपल ऑफ जैसे स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्या करता है हम क्रोमियम को फॉर्म्स ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील, ठीक है। आगे सैक्रिफाइशियल एनोड्स, तो एनोड सैक्रिफाइशियल एनोड क्या होते हैं, आल्सो नोन एज सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। एक प्रैक्टिकल वे है टू प्रिवेंट रस्टिंग, जिससे रस्टिंग नहीं होती है। इन एप्लीकेशन वेयर कोटिंग आर लेस प्रैक्टिकल, जहाँ पर कोटिंग लेस प्रैक्टिकल होती है वहाँ पर सैक्रिफाइशियल एनोड का काम किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम इज अटैच टू द आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। एंड दिस सैक्रिफाइशियल एनोड कोरोड्स इन प्लेस ऑफ द आयरन, और आयरन की जगह पर ये मेटल ही कोरोड कर जाती है, इसीलिए इसे सैक्रिफाइशियल सैक्रिफाइस कर देती है, ये चीज़ होती है। उसके बाद कैथोडिक प्रोडक्शन होता है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें भी ये चीज़ होता है। इस प्रोसेस में भी क्या होता है, ये डाइवर्ट कर देती है आयरन को इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द आयरन, डाइवर्ट्स द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द आयरन, और इससे क्या होता है द प्रिवेंटिंग द कोरोजन रिएक्शन, और इससे क्या होता है कोरोजन रिएक्शन में प्रिवेंट होता है। ये चीज़ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कर लेना, क्योंकि थ्योरी है, समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। रेंसिडिटी हमें पता है, ये भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारे फूड होते हैं, जो फूड की क्वालिटी यानी कि हम उसे ज़्यादा दिन तक रखते हैं, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो हमें वाला फूड भी ख़राब हो जाता है, और जब फूड ख़राब हो जाता है तो उसको बोल देते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकम स्पॉइल्ड, यानी जब ऑक्सीडेशन होती है तो स्पॉइल हो जाते हैं, उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया फूड को लेकर के, यानी कि इसलिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें हम मतलब ऐसे जार में रखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन जल्दी से न जा पाए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं मम्मी लोग घरों में जब खाना बनाती हैं, अचार बनाती होंगी, तुमने देखा होगा, उसे सुखा लेती हैं, मॉइस्चर निकल जाए, उसके बाद उसमें विनेगर डाला जाता है, वो भी एक प्रोटेक्टिंग का काम करता है। ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है तो भी प्रोटेक्ट यानी प्रिजर्वेशन कवर करता है। तुमने ये देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उसमें गैस भरी हुई होती है, तो उसमें यानी कि ऐसी गैस डाल देते हैं जो मतलब रिएक्टिव नहीं होती है, तो और जब रिएक्टिव नहीं होगी तो उसमें चीज़ें ज़्यादा देर तक टिक जाती हैं, क्योंकि जब रिएक्शन होगा नहीं उस चीज़ में, और जब रिएक्शन नहीं होता है तो चीज़ें लंबा चल जाती हैं, ये चीज़ है।
एब्रांसिटी ऑक्सीडेशन से होता है, लाइट के एक्सपोजर से होता है, हाई टेम्परेचर से। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन यानी कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें यूज कर दिया जाए, जैसे ऑयल्स का यूज, फैट का कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इज सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड देन द फैट्स प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, तो जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं। बाकी थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी है तो ये चीज़ खुद से कर सकते हो, समझने की ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो आई होप समझ में चीज़ें आ रही होंगी, ये डेली लाइफ में कैसे तुम प्रिवेंशन कर सकते हो, ये भी उसी की स्लाइड है, इसमें इतने मेथड दे रखे, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है ये तुम्हारे रहे सारे होमवर्क। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। बाकी जो भी डाउट होगा डाल देना। आई होप ये रिवीजन मैंने अच्छे से करवा दिया है। हाँ, लास्ट में स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे भी पता है, बट स्पीड इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था, और जब थ्योरेटिकल पार्ट है तो मुझे लगता है कुछ चीज़ तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो। अभी तक चीज़ें करी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तुम 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देखो। तो जो चीज़ें ज़रूरी है मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को देखो, समझो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा सजेशन दो कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊँ, ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। बाकी समझ में आए तो आप MSc को सपोर्ट करिए, मेक स्टडी इजी विद आदर्श तिवारी। और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टडी हार्ड, एंड रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा देना इस बार। सो ओके।